बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री विद प्रोफेसर असलम सैयद के 82वें प्रोग्राम के साथ आज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम चाइनीज़ हिस्ट्री फ्राम एंटिक्विटी टू मॉडर्निटी यानी तारीख़ चाइना क़दामत से जिद्दत तक के सफ़र में चल रहे हैं। आज इस सिलसिले में हमारा ये 16वां सेशन है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एंटिक्विटी से कवर करते करते इसे मॉडर्न चाइना के करीब करीब आ गए थे। पिछली दफ़ा लॉन्ग मार्च तक आ गया था हमारी बहस, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च चूँकि दुनिया की तारीख का एक ऐसा वाहिद मार्च है जिसकी मिसाल नहीं मिलती और इसकी बड़ी रिपरकशंस हैं और चाइनीज़ तारीख में ये इंतहाई अहम मोड़ है। तो आज का प्रोग्राम की रिक्वेस्ट मैंने सर से ये की कि सर क्यों ना माओज़ लॉन्ग मार्च एंड फाउंडिंग ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसमें एक जो चीज़ हम इसमें ऐड करना चाहते थे कि चैलेंजेस टू माओ, उसके फ्रेंड्स और उसके फॉइज, उसके जो दोस्त थे, उसके जो दुश्मन थे, कुछ दोस्त दुश्मनों में बदल गए, कुछ दुश्मन दोस्ती में बदल गए। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? यानी सर अगर आपको प्रोग्राम में सर फॉर्मली वेलकम करने के बाद मैं सर सवाल की तरफ अगर आऊं तो बॉक्सर रेवोल्यूशन, ये चाइनीज हिस्ट्री के लास्ट फेज तक जब हम पहुंचे थे तो ये एक आखिरी खूनी मार्का था चाइना की तारीख में। और होंचे यांग का ये रेवोल्यूशन नाकाम होने के बाद जो एक बड़ा लीडर उभर के सामने आया वो किन यार सेन है। किन यार सेन ने 1911 में जो उस वक्त बादशाह था, नो उम्र 5 साल जो उनका शहनशाह था, उससे दस्तखत करवाए और उस किंगशिप को ख़त्म कर दिया। यानी बादशाहत का खात्मा हो गया और किन यार सेन चाइना का पहला सदर बन के उभरा। दौर तो इसका ज़रा कम ही है सर, यानी 1911 से लेके 1925 में इसकी डेथ हो जाती है। इसके सर ज़रा किरदार पे रोशनी डालिएगा कि उसने किस तरह से ये किंगशिप को ख़त्म किया और किस तरह से उसने मॉडर्न चाइना की पहली रिपब्लिक की बुनियाद रखी। जनाब प्रोफेसर जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में बात ये है कि डॉक्टर सुन यात सेन का जो अगर आप उनकी बैकग्राउंड देखें तो ये मैंने वो घर भी देखा है जिसमें ये रहा था। हवाई में इसने ज़्यादा अपनी तालीम हासिल की। ठीक। और अमेरिका, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, मलेशिया, यानी हर वो इलाका जहाँ कोई चाइनीज़ पॉपुलेशन थी, सर, जिसको हम डायस्पोरा कहते हैं, जी जी, वहाँ पे ये गया। ये खुद पीएचडी नहीं था, ये फिजिशियन था, मेडिकल डॉक्टर था। अच्छा। और इसने दौरा करके ये लोगों को बताया कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो बादशाहत में नहीं है। बादशाहत हैज़ प्लेड इट्स रोल। अब हमारा मुस्तकबिल है डेमोक्रेसी, पब्लिक रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मॉडर्निटी। तो इसने वो एक 3 अपने प्लान दिए थे लोगों को कि इसके मुताबिक अगर हम चलेंगे तो हम चाइना को मुल्क की हैसियत से दुनिया में बहुत अच्छी तरह मुतारिफ करा सकेंगे। इसको पैसे भी इसने इकट्ठे किए। मतलब मैं अगर वो सारे शहर गिनवाऊं और इसकी तकरीरें तो इट विल टेक आवर लॉट ऑफ टाइम। सो मच सो कुछ लोग जो कहते हैं ना कि ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का नुमाइंदा था, वो मैं नहीं मानता, इसलिए कि इसने रशिया से भी ताबन बढ़ाया अपना और रशिया से भी इसने लोग मंगवाए और एक पार्टी की बुनियाद डाली जो बाद में नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से कहलाती है। सबसे ज्यादा इसका था कि 3 चीजों से हमें जान छुड़ानी चाहिए। एक, वो पुराने रसूम और रिवाज जो हमें बजाय आगे ले जाने के पीछे की तरफ धकेलते हैं, एक तरह का रोमांटिसिज्म हम में क्रिएट करते हैं, उससे जान छुड़ाएं। दूसरा, एजुकेशन ऑफ न्यू आइडियाज जो वेस्ट में हो रहा है, दुनिया में जो हो रहा है,
उससे हमें मुतारिफ कराना चाहिए। और तीसरी डेमोक्रेसी के पब्लिक के पार्टिसिपेशन के बगैर कोई भी कौम या मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम्म, तो इसको जब इसने एब्डिकेट किया, वो बच्चा ही था 5-6 साल का, सर। तो इसको प्रेसिडेंट बना दिया गया। हम्म, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रहा, हम्म, 1925 तक नहीं रहा ये प्रेसिडेंट। अच्छा। ये सिर्फ 3 या 4 साल 1916 तक रहा है। और फिर इसने जब देखा कि एक जनरल आर्मी का पर तोल रहा है कूल जी आने के लिए, तो इसने उसके हवाले अपनी हुकूमत कर दी। युआन था उसका नाम। जी, ये यान चाय क्याई जो है, हाँ, ये मतलब इसका एक मिनिस्टर ही था सर ये। जी, जी। जी फिर ये जी आर्मी जनरल को इसने ये दे दी कि हुकूमत के तुम, अच्छा उसके इरादे और ही थे। जी। वो चाहता था कि मैं अपने आप को एम्परर डिक्लेयर करूं, हम्म, और उसने कर भी दिया एम्परर डिक्लेयर। लेकिन हम्म, कई उसके जो सबॉर्डिनेट्स थे, कई जनरल्स थे, वो इस बात को नहीं माने। और हम्म, चाइना की खुशकिस्मती के नेक्स्ट ईयर उसकी डेथ हो गई। हम्म, वो नेचुरल कॉजेज से हुई, उससे कहीं ये ना अंदाजा करें कि हाँ उसको हाँ, किसी ने मार दिया था। और जी जी। उसके बाद ये फिर इमर्ज होता है एज हम्म, द लीडर। जी अच्छा, जी अब आप ज़हन में ये बात, 2 बातें ज़हन में रखिए आप, जी सर। कि इस वक़्त चाइना में हो क्या रहा है? हम्म, इस वक़्त अगर हम सिर्फ़ पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे तो हमें बहुत चीज़ें समझ नहीं आएँगी। सर। इस वक़्त स्टूडेंट तबका बड़ा एक्टिव है, नौजवान हम्म, तबका जो है। जी सर। उन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रांसफ़ॉर्म कर दी है, हम्म, प्योरली ऑन पैट्रियोटिक एंड ईज़ी टर्म्स। हम्म, वो लिटरेरी मुकफ़ा और मुसज्जा ज़ुबान छोड़ के अवाम की हम्म, ज़ुबान में उन्होंने हम्म, अपने रिसाले, एक रिसाला न्यू यूथ निकालना हम्म, शुरू कर दिया। तो सही। उस वक़्त अगर आप बीजिंग यूनिवर्सिटी का, हम्म, सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें, हम्म, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेज़िडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी हम्म, टू डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरी टू हिज़ हम्म, असिस्टेंट जो कि माओ ज़ेडुंग था, ये तमाम लोग आइडियाज़ तलाश कर रहे थे कि किस तरह से हम चाइना को इस हम्म, मुसीबत से निकालें। सर। अब डॉक्टर सुन याट-सेन ने देखा कि मैं इनसे लड़ूँगा तो फैक्शन होंगे। उसने एक तरह की कंसिलिएटरी पॉलिसीज़ जो थी वो अडॉप्ट की। बिल्कुल सही। कम्युनिस्ट हैं, तुम भी आ जाओ, सोशलिस्ट हो, तुम भी आ जाओ, इंपीरियलिस्ट हो, तुम भी आ जाओ। हम्म, आके हम सब बैठ के देखते हैं कि हमने जाना कहाँ है। हम्म, हम्म, तो वो ये जो पार्टी बनाई, इसमें तमाम एलिमेंट्स आपको नज़र आएँगे। हम्म, लोगों ने पार्टिसिपेशन की उसमें। हम्म, उसकी डेथ के बाद हुआ ये कि उसकी बीवी की बहन का खामंद, हम्म, जो उसका प्रोटेजी था, चेंग केआई शेक, जी सर। वो फौजी भी था, वो हम्म, इक़्तिदार में आ गया। सही। अब उसकी पॉलिसी बड़ी सिंपल थी, वो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी था। हम्म, वो चाहता था वही पॉलिसी फॉलो करना, हम्म, लेकिन समहाउ और द अदर ही डिड नॉट ट्रस्ट कम्युनिस्ट्स। हम्म, ये कम्युनिस्टों को भी पता था। हम्म, और ये उसकी फौजी अपने जो लोग थे उनको भी पता था कि ये क्या करेगा। सही। यहाँ अच्छा, पे सर इजाजत हो तो एक सवाल के साथ चलें। जी, जी सर, इसमें ये जो जिसका आपने जिक्र किया सर, चांद का शेख, ये और इसके साथ साथ ही हमें उसी वक्त माओ, यानी ये उसके सेन के जो दो जाननशीन थे, ये दो आपस में बदतरीन दुश्मन भी थे, और ये चाइना को चलाना भी चाहते थे। इनकी जरा सर जो पोलराइजेशन है उस पर रोशनी डालिएगा प्लीज। हाँ, अभी माओ जो है वो अ, इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ। राइट सर। अभी ही इज ऑर्गेनाइजिंग हम्म, अलोंग विद अदर्स पॉलिटिकल, अपनी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसको कर रहा है। जी सर। मसला ये हुआ है, दोनों की शख्सियात मुख्तलिफ थी। हम्म, ये प्रोटेजी था डॉक्टर सुन याट-सेन का, बड़ी अच्छी बैंकर्स फैमिली में इसकी शादी हुई थी। हम्म, इसको था हाई सोसाइटी, आला सोसाइटी में रहने का, फॉरेनर्स को ही लव्ड।
और हुँ, शंघाई के जितने बड़े बिग बिज़नेस थे, उनको ये ना सिर्फ प्रोटेक्ट करता था, बल्कि प्रमोट करता था। हुँ, ये सबको पता था। हुँ, अब माओ ने देखा कि अगर इसके साथ इस वक़्त हमने दुश्मनी ली, हुँ, तो मसला शुरू हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। ठीक हुआ। तो उसने हर मुमकिन कोशिश की और इसकी 2 बल्कि 3 फ़ेजेज़ मैं आपको बताता हूँ इसकी। सर। एक फ़ेज़ तो वो है जब माओ साउथ आता है, साउथ में हुँ, आके उसने पहला कम्यून एक हुँ, जिसको सोवियत रिपब्लिक कहते हैं, वो काम करता है। क्यांसी एक जगह है वहाँ पे। जी सर। जिसमें उसने तकरीबन वही फ़ॉर्मूला इख्तियार किया जो कि सोवियत यूनियन ने किया हुआ था कि हुँ, लैंड्स लेके लैंडलॉर्ड से लोगों में तक़सीम कर दी। हुँ, चियांग काई शेक को बात अच्छी नहीं लगी लेकिन वो इंतज़ार करता रहा कि कोई मुनासिब मौका आएगा जब, हुँ, फिर मैं इनसे निपटूँगा। हुँ, उसी दौर में रूस ने बड़े एनकरेज हुए तो उन्होंने 2 एडवाइज़र भेज दिए। एक हुँ, जर्मन था हुँ। जिसको आप ब्राउन के नाम से शायद जानते हैं और जी, एक ऑटो ब्राउन। जी ऑटो ऑटो बोल ऑटो ब्राउन, जी सर। हाँ जी। जी, जी। ये उन्होंने भेजे कि तुम देखो हुँ, क्योंकि उस वक़्त ये था कि चाइना अल्टीमेटली किसके पास आएगा? हुँ, प्रो रशिया होगा हुँ, या जापान जिसने 1931 में इस पे हमला कर दिया, प्रो जापानीज़ जापानीज़ प्रोटेक्टोरेट बन जाएगा हुँ, या अमरीकी अमरीकियों ने अपने फिलोसोफर जॉन डीवी को भेजा लेक्चर देने के लिए चाइना में। हुँ, उसने प्रैग्मैटिज़्म पे लेक्चर दिए कि छोड़े अपने फ़लसफ़ा वग़ैरह, हुँ, प्रैक्टिकल ज़िंदगी की बात करो। बर्ट्रैंड रसल भी गया, उस वक़्त तो बर्ट्रैंड रसल को फिलोसोफर के तौर पे कहते थे, लेकिन अब पता चला है कि ही वाज़ आल्सो ए स्टूज ऑफ इंपीरियल्स। हुँ, टैगोर को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेज दिया। जब उसको हुँ, नोबेल प्राइज़ मिला तो उसको भी भेज दिया कि हुँ, तू भी ज़रा लेक्चर उधर दे के आ जा, बता दो चाइनीज़ को। इन हुँ, सबको ये खतरा था। हुँ, वही जो प्रेडिक्शन एट्रिब्यूटेड टू नेपोलियन है हुँ, कि अगर ये जाग उठे चीनी, हुँ, इनमें ये वाक़ई अगर स्पिरिट आ गई अपनी सेल्फ रिकॉग्निशन और सेल्फ एलिवेशन की, हुँ, तो मसला क्रिएट करेंगे। इसलिए जो कुछ हो सकता है करो, इनको हमारी तरफ ताकि ये आएँ हुँ, और चियांग काई शेक फैसिलिटेटेड दैट। हुँ, अच्छा, माओ ने कब उसका रुख माओ ने अभी तक उसके कन्फ्रंटेशन नहीं की, लेकिन जब उसने इनको मारना शुरू किया कम्युनिस्टों को साउथ में, जी सर। वो है इब्तिदा जिसको आप लॉन्ग मार्च कहते हैं। तो पहले मैं इनका ताल्लुक बता लूँ फिर हम लॉन्ग मार्च की तरफ जी जाएँ। ग्रेट, जी ग्रेट, बिल्कुल ठीक सर। तो माओ ने उसको डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं किया, उसने हुँ, मैसेजेस भेज दिए कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ। हुँ, उसकी वजह ये थी कि नॉर्थ में उनको उसकी सपोर्ट रशिया की करीब थी। हुँ, और रूट हम लेंगे ईस्ट का नहीं वेस्ट का रूट लेंगे। हुँ, अब आप ये लूप देखिए साउथ से वेस्ट जाना है, हुँ, वेस्ट से नॉर्थ जाना है। हुँ, तो ही अवॉइडेड हिम, रास्ते हुँ, में कन्फ्रंटेशंस हुई हैं, इनकी बड़ी बैटल्स भी हुई हैं, हुँ, बट इट डिडंट ब्रिंग दीज़ टू टुगेदर। ये आते हैं टुगेदर अगेन आफ्टर द एंड ऑफ लॉन्ग मार्च 1937 में। जब बाकायदा मंचूरिया पे कब्जा कर लेता है जापान, बाका शुरू तो उसने 3-4 साल पहले कर दिया था, लेकिन जब वो एक हुकूमत कायम कर देता है और वही किंग जिसने एब्डिकेट किया था, उसको लॉ के इंस्टॉल कर देता है। क्योंकि जापानियों का ये प्लान था कि ये अब हमारा एरिया होगा, हमारे ज़ेरे असर रहेंगे ये लोग और इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता हम हमें लेजिटिमेसी भी आ जाएगी कि वी आर सर्विंग योर किंग। अब ये मॉडल देखें आपको लगता है ना 1857 तक का मुगल किंग को लाके बिठा दो, करो वही जो खुद चाहते हो, सिर्फ उसकी स्टैम्प इस्तेमाल करो। जापानीज़ डिड द सेम थिंग देयर। उस वक़्त माओ ने सोचा कि अगर हम कन्फ्रंटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे,
तो रिजल्ट ये होगा कि वी विल बी डिवाइडेड एंड जापानीज विल बी स्ट्रॉन्गर। उस वक़्त उसने चियांग काई शेक को मैसेज भेजा, तुम अपनी टैक्टिक्स जो हैं वो रखो, हम अपनी इस्तेमाल करते हैं, बट वी आर टुगेदर इन मेकिंग श्योर दैट जापानीज आर डिफीटेड। वो फिर इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर शुरू की है जापानियों के खिलाफ। वो एक पीरियड आप कह सकते हैं 1937 से ऑलमोस्ट 1945 तक, which is a period of rapprochement कह लें या some sort of coordinated efforts to kick the Japanese out of the Chinese territory। तो ये आपको इन दोनों में नज़र आएगा उस वक़्त माओ में और चियांग काई शेक में। अच्छा, अब आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ जी। सो गोइंग बैक टू, अब हम चलते हैं भाई अपने खिचड़ी जो पक रही थी, ये मैं जी, आपको थोड़ी-सी डिटेल्स बता दूँ। जी, जी। ये मिरेकल है जो चाइना इमर्ज हुआ है। अब आप ज़रा इसकी बेसिक डिटेल्स देखें कि 1916 से लेके 1928 तक, सिवाय वो थोड़ा-सा पीरियड जिसमें अ, सुन याट-सेन प्रेज़िडेंट रहा है, वो पूरे चाइना का प्रेज़िडेंट नहीं था। इसको चाइनीज़ हिस्टोरियंस वॉरलॉर्ड एरा कहते हैं। हाँ, अच्छा, दूसरा तमाशा ये हुआ कि ट्रीटी ऑफ वर्साई ने जो जर्मन एरिया था, एक पेनिनसुला था ईस्ट में, व्हिच वाज़ ऑक्यूपाइड बाय जर्मनी, चाइना की टेरिटरी पे। वो बजाय इसके कि चाइना को वापस करते, उन्होंने जापान को दे दिया वो। इससे रिज़ेंटमेंट हुई। फिर यहाँ पे चलती है एक मूवमेंट जो मैं समझता हूँ बुनियाद है, ये स्टूडेंट मूवमेंट है, मे 4th मूवमेंट कहलाती है ये। ये थे एंटी इम्पीरियलिस्ट, कल्चरली चाइनीज़ और साथ-साथ पॉलिटिकल, और ये उसी टूर्नामेंट स्क्वायर से शुरू हुई है ये तहरीक। और इस तहरीक ने हकीकत में अगर आप देखिए तो इन्होंने चाइना को के लिए ये ग्राउंड प्रिपेयर की है कि पैट्रियोटिज़्म, सबसे पहले ये देखो कि ये तुम्हारा मुल्क है। जब भी अगर तुम कोई फॉरेन आइडियोलॉजी लाना चाहते हो अपने मुल्क में या किसी लाते हो, तो कीप दैट इन माइंड कि आर यू लूजिंग योर ओन ग्राउंड एंड सेलिंग समवेयर। ये मैं एक स्टूडेंट के अल्फाज कोट कर रहा हूँ आपको। और यू आर ट्राइंग टू फ्लाई विदाउट योर विंग्स ऑन द इन द एयर एंड देन यू आर गोइंग टू फॉल डाउन एंड हर्ट योरसेल्फ। So make sure don't leave your connection with Chinese history and Chinese culture। उसके बाद ठीक है, आप कोई फॉरेन आइडियाज़ ले लें, कुछ सीखें, दैट इज़ डिफरेंट। ये इन्होंने मूवमेंट शुरू की, और जहाँ और बड़े ख़यालात आते थे, वहाँ ज़ाहिर है आप रोक नहीं सकते। कार्ल मार्क्स भी आ गया, उसके आइडियाज़ भी आ गए। अच्छा, उसके आइडियाज़ आए तो उसमें ये था कि रेवोल्यूशन किसको फ़ायदा देता है? एक क्लास को देता है फ़ायदा या बल्क ऑफ द पॉपुलेशन को देता है फ़ायदा? उस वक़्त इन लोगों ने समझा कि जो ज़्यादा हमारी कौम है, अबाउट 75-80% वो तो देहात में रहती है, किसान है, और ये सब उनको लूट के खा रहे हैं। तो अगर हम ये तय करेंगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि किसान हमारे साथ आ जाएँगे, with the result that we'll be in a better position to propagate our ideas। उसमें फिर ये तहरीक शुरू होती है। कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद एक प्रोफ़ेसर ने पीकिंग यूनिवर्सिटी में डाली या 1921 में, और माओ उस वक़्त एक बिल्कुल मामूली सा वर्कर था। चुन लाई आ गया नया-नया ग्रेजुएट करके फ्रॉम पेरिस, और ये सब लोग शामिल हो गए। और आपको अगर देखनी है इनकी तारीख, तो इसमें आपको ये जो जिस नेक्स्ट जो मैं स्टेप उठाने लगा हूँ,
अबाउट लॉन्ग मार्च, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया की किसी और मुल्क की तारीख में ऐसा वाक़या नहीं होता। और इसमें जो अजीब बात है वो ये है कि अक्टूबर 1934 में ये शुरू होता है और 370 डेज़ रहता है, अक्टूबर 1935 में ये ख़त्म होता है। अब इसमें हुआ क्या? ये सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि ये शायर भी था, माओ आपको पता है, मैं इसकी एक कोटेशन आपको सुनाता हूँ अबाउट लॉन्ग मार्च, फिर वहाँ से हम आगे शुरू करेंगे। सर। ये नज़म थी, मैंने उसको तर्जुमा करके आपको अंग्रेज़ी में पेश कर रहा हूँ। द लॉन्ग मार्च इज़ अ मैनिफेस्टो। हाँ, It has proclaimed to the world that the Red Army is an army of heroes, while the imperialists and their running dogs like Chiang Kai-shek and his like are impotent. The Long March is also a self-proclaiming force. ये सेल्फ प्रोक्लेमिंग मेरा लफ्ज है, अंग्रेजों ने इसका तर्जुमा प्रोपेगेंडा किया है। हम्म, फिर नीचे उसके लिखा है कि इन चाइनीज इट मीन्स डिफरेंट, नॉट लाइक इन इंग्लिश। प्रोपेगेंडा तो यूज किया जाता है ना किसी फाल्स चीज को अगर आप करें, तो ये मैंने इसको सेल्फ प्रोक्लेमिंग कह दिया है कि इससे खुद ही जाहिर है कि ये कितनी बड़ी फोर्स है। इट हैज अनाउंस्ड टू more than 200 million people of China in 11 provinces that the road of the Red Army is their only road to liberty and prosperity. ये इसका इसने सम अप किया है इसको, और ये बाकायदा मनाया जाता रहा है चाइना में। और अब इसमें हुआ क्या? आम तौर पे हम ये कहते हैं कि ये लोग जो आपको मिलेंगे नॉर्मल, मैंने इस पे 3-4 बुक्स पढ़ी हैं। एडगर स्नो की भी पढ़ी है जो माओ के साथ था, जिसने एक्चुअली पहली बुक लिखी है, व्हिच वाज़ पब्लिश्ड इन 1938 इन अमेरिका। एंड दिस मैन आई वाज़ टॉकिंग अबाउट हू लिव्ड इन हवाई, स्पेंट हिज लास्ट ईयर्स इन हवाई। और फिर 2 अंग्रेज गए, उन्होंने जाके ट्रेस किया, फिर एक इज़राइली लड़की गई, उसने ट्रेस किया इसको। तो 4-5 बड़ी इंटरेस्टिंग किताबें हैं इस पे, जो आप अगर कोई देखें इस पे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग अक्सर आजकल इंटरनेट पे देखते हैं, तो वो मोस्टली प्रोपेगेंडा होता है, उसमें हिस्टोरिकल ट्रूथ आपको कम नज़र आता है। पहली बात तो ज़हन में रखें कि ये 1 मार्च नहीं है। ये मुख्तलिफ जहाँ-जहाँ कम्युनिस्ट थे या सिम्पैथाइज़र्स ऑफ कम्युनिस्ट थे, उन्होंने चलना शुरू कर दिया टुवर्ड्स, उनको पता चल गया कि ये माओ इस फ़ौज को लेके जा रहा है नॉर्थ की तरफ। तो उन्होंने मुख्तलिफ रस्तों से अपने आप को बचाने के लिए शामिल होना शुरू कर दिया। इसमें कोई अबाउट 80,000 सोल्जर्स थे, हू वर वेरी एक्चुअली ट्रेन्ड। बाकी सिविलियंस थे, बच्चे थे, औरतें थीं। तो कुछ कहते हैं कि दे वर मोर देन 100,000, कुछ कहते हैं इससे भी ज़्यादा थे। लेकिन अगर आप 80,000 सिर्फ सोल्जर्स रखें तो 100,000 इज़ नॉट एक्ज़ैजरेटेड कि इतने लोगों ने मार्च किया। इस मार्च के दौरान हुआ क्या-क्या कुछ? ना कोई इनके पास पैसा था, ना कोई साज़ो-सामान था। जहाँ जाते थे वहाँ लोगों से कहते थे कि ये हमारा मकसद है। कुछ लैंडलॉर्ड हेल्प कर देते थे, कुछ नहीं करते थे, उनसे भी इनकी लड़ाई होती थी। लेकिन माओ ने एक बड़ा स्ट्रिक्ट असूल इनको दिया, जो कि अभी तक मौजूद है कि किसी किसान से आपने छीनना नहीं है गल्ला या कोई चीज़। उसको पेमेंट करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि खुद चूँकि किसान का बेटा था तो इसलिए इसको पता था
फीलिंग्स क्या होती हैं किसानों की अगर आप उनके साथ ज़बरदस्ती करेंगे। दे सर्वाइव्ड। पहली बात तो ये कि जहाँ-जहाँ गए इन्होंने मैसेज अपना पेजेंट्स को दिया कि वी आर डूइंग दिस फॉर यू। तो उससे लोगों की प्रिपरेशन हो गई। दूसरा लोग डर गए जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे कि ये तो डिटरमाइंड लगते हैं बड़े और हमारा क्या बनेगा? तो उनके पास 2 चॉइसेस थे, या इनकी मदद करें ताकि अगर बुरा वक़्त आए तो फिर उनको दिखा दें कि हमने तुम्हारी हेल्प की थी, और या वो इलाका छोड़ के चले जाएँ, दूसरी साइड में शामिल हो जाएँ। ये भी आपको इसमें नज़र आएगा। तीसरी चीज़ जो नज़र आएगी कि रूसी एडवाइज़र आ गए, जिनका मैंने ज़िक्र किया है। अब वो बताते हैं कि इस रास्ते से चलो, वो कहते हैं इस रास्ते से चलो। 2-3 जगह ऐसा हुआ कि वो गलत रास्ता हुआ, तो फिर लोगों ने उनको कह दिया कि आप तशरीफ़ ले जाएँ, अगर आपने हमारे साथ रहना है, तो आइंदा हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। एक मौका ऐसा आया कि चुन लाई को उन्होंने कहा कि तुम ज़्यादा समझदार हो, माओ को हटा दिया, माओ को उसका असिस्टेंट बना दिया, चुन लाई को उसका लीडर लॉन्ग मार्च का बना दिया। फिर चुन लाई ने जिस तरह इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, दाद देनी पड़ती है इस शख्स की कैपेबिलिटीज़ को, नॉट एज़ अ सोल्जर बट एज़ अ ऑर्गेनाइज़र आल्सो। ये जब आखिरी बैटल वो जो रिवर पे हुई थी, बड़ी मशहूर है वो जंग। हाँ, वो जब क्रॉस करके हुई है तो उसमें इनके काफ़ी लोग मारे गए। कुछ लोग कहते हैं अबाउट 50,000, आई डोंट नो वेदर इट्स एक्ज़ैजरेटेड और नॉट। तो कहते हैं बहरहाल 80,000 जो सोल्जर्स थे उनमें से 30,000 बचे हैं। कुछ रास्ते में और भी मर गए होंगे या कुछ डिसर्ट कर गए होंगे। डिसर्शंस भी हुई बड़ी, क्योंकि लोगों के पास ना पैसा, ना खाने-पीने की चीज़, ना फैमिली साथ, तो कब तक सिर्फ़ जो कमिटेड लोग थे, वो साथ रहे। वहाँ बैठ के इन्होंने रिव्यू किया कि हुआ क्या हमारे साथ, किसकी गलती है। तो लोग एक-दूसरे को पॉइंट आउट करते थे, उसकी तुमने बात मानी, उसकी। तो चून लाई खड़ा हो गया, कहता है, "हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ज़्यादा। इसलिए कि मैंने भी 2-3 गलतियाँ की हैं, आपको गलत जगह जाने का मशवरा दिया है। बजाए इससे कि इससे इसकी कुछ सुबकी होती, लोगों ने एडमायर किया, इसको बड़ा पसंद किया कि इसने अपने आप को अबव क्रिटिसिज़्म नहीं रखा। ही क्रिटिसाइज्ड माओ कि तुमने ये जो, क्योंकि माओ ने साथ-साथ कुछ ऐसी हरकतें की, जिसमें उसने कहा कि हमारे इसमें कुछ स्पाइस शामिल हो गए हैं और उनको फ़ारिग करना चाहिए, इनको मारना चाहिए। उस स्पाइस के बहाने कुछ उसने वो लोग भी मार दिए जो एंटी माओ थे। उस पे चुन लाई ने उसकी अच्छी खासी खिंचाई की कि ये बहुत गलत तुमने काम किया है, ये नहीं करना चाहिए। तो उस वक़्त यूँ लगता था कि द न्यू लीडर और द चेयरमैन विल बी चुन लाई एंड नॉट माओ। बल्कि एक दौर ऐसा आता है कि माओ को हाउस अरेस्ट भी कर दिया जाता है फॉर अ फ्यू डेज़। वो कहते हैं कि ये इसको इतनी स्ट्रैटेजी का पता नहीं है, इतनी बात नहीं जितनी दूसरे जानते हैं। बहरहाल किसी के खिलाफ रिटेलिएट ना माओ ने किया, ना चुन लाई ने किया। उन्होंने कहा कि सारी हमारी स्ट्रगल है, यहाँ पे वो आपको कंसिलिएटरी पॉलिसीज़ नज़र आएगी कि पेशेंस जो है ना चाइनीज़ की, कि इस वक़्त वी कैन नॉट अफोर्ड एनमिटी अमंगस्ट आवर ओन रैंक्स। इख्तिलाफ को बर्दाश्त करो, ज़िल्लत तक को बर्दाश्त करो, अपना बड़ा मकसद अपने सामने रखो और चलते रहो इसी तरह से। फाइनली लोगों ने कहा कि लेट्स ट्राई द आइडियाज़। वो ऑटो ब्राउन को तो उन्होंने निकाल दिया कि तुम यू आर नॉट फ़ैमिलियर विद चाइनीज़ टरेन, तुम्हें पता ही नहीं है रास्तों का। तो माओ उस वक़्त इमर्ज होता है टुवर्ड्स द लास्ट स्ट्रेच ऑफ लॉन्ग मार्च,
और जब ये फिर अक्टूबर को पहुँचते हैं, तो वहाँ पे शांसी है शायद उस जगह का नाम, तो फिर ये डिक्लेयर करता है कि वी हैव, और उस वक़्त कुछ हज़ार लोग बाकी बचे थे इसके साथ। तो फिर वहाँ पे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि दैट वाज़ द क्रीम ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ये पार्टी फिर 2-3 दफ़ा मतलब मीटिंग करती है, लेकिन अभी तक ये कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं उसको, चियांग काई शेक को। तो मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये था कि लॉन्ग मार्च जो है, इसमें आपको चाइना का कल्चरल फेस भी नज़र आता है, इनकी आपस में डिफरेंसेस भी नज़र आते हैं, इनकी कंसिलिएशन पॉलिसीज़ भी नज़र आती हैं, इनकी स्ट्रैटेजीज़ भी नज़र आती हैं कि कैसे एक ये ग्रुप अपने आप को बचा के दे इमर्ज्ड एज़ द मोस्ट पावरफुल, तो इसलिए वो जो उसका कहना है कि ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये गलत बात नहीं है। और जो रास्ते में जहाँ जिस रूट से ये गुज़रे हैं, अब रूट में तकरीबन रिप्रेज़ेंटेड करता है सारे चाइना को, सिवाय ईस्ट का इलाका आप छोड़ दें। बाकी सारा इलाका साउथ से लेके वेस्ट और ऊपर नॉर्थ तक। तो जिस इलाके से ये गुज़रे, दे लेफ्ट एन इम्प्रेशन देयर अमंग्स्ट द पीपल कि शायद यही है हमारे निजात दहिंदा, जो हमें बचाएँगे, जो हमारी जान छुड़ाएँगे इनसे, जितने एक्सप्लॉइटर्स हैं। फिर आ जाती है वॉर। वॉर से 2 साल पहले जापान मंचूरिया पे कब्ज़ा कर लेता है। अब वॉर के दौरान अब आप देखिए, ये वॉर विद इन वॉर सिविल वॉर चाइना में शुरू हो जाती है बिटवीन द फोर्सेस ऑफ चियांग काई शेक एंड माओ। अंटिल 1937 में इनको आपस में रिकंसिलिएशन इनकी होती है। लेकिन चियांग काई शेक बड़ा चालाक था, उसने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस दौड़ में पीछे रह जाऊँ और जापानियों के बहाने आई लूज़ माई सैडल, जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे हुकूमत कर रहा हूँ। तो माओ एंटीसिपेटेड इट। तो उसने कहा कि हमारी कन्फ्रंटेशन नहीं होगी, हम इकट्ठे लड़ेंगे भी नहीं, हमारा अलहदा फ़ील्ड है, हमारे पास ना इतने हथियार हैं, ना कुछ और चीज़ें हैं, हम तो गुरिल्ला वारफेयर करके जापानियों को फ़ारिग करेंगे। अब जापानी डटे रहे हैं 1945 तक। उनका ख़्याल था कि even after, some historians say that even after they had been defeated, they still didn't want to go out of China. लेकिन जिस वक़्त 2 एटॉमिक बॉम्ब्स पड़े हैं हिरोशिमा और नागासाकी पे, then they retreated. ये फिर वापस चले गए हैं, एंड चाइना by the end of 1945 is clear of जापानीज़, और कोई जापानीज़ नहीं रहता। अब अगले 4 साल हैं, वो है टसल बिटवीन चियांग काई शेक एंड माओ ज़ेडुंग। हाँ, ये कमाल का पीरियड है कि 4 साल के पीरियड में एक बहुत बड़ी, इंतहाई ऑर्गनाइज़्ड, वेल इक्विप्ड, वेल फाइनेंस्ड आर्मी को और उसके जनरल को इन पुअर peasants with very little resources, विदाउट एनी हेल्प। स्टालिन ने इनकी कोई हेल्प नहीं की है इस दौर में। ये बिल्कुल गलत कहते हैं लोग कि ये जी रूस ने इसकी हेल्प की। नो, बल्कि रूस ने तो इसको ज़लील किया। वो जब हम इन फॉरेन अफेयर्स पे आएँगे तो बात करेंगे उस पे। हाउ दे सक्सीडेड, तो उसका सिर्फ एक ही क्लू नज़र आता है मुझे, और वो क्लू था कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लाइक्ड हिम, लाइक्ड द कम्युनिस्ट पार्टी, एंड दे थॉट ये पार्टी जो है ये रिप्रेजेंट करती है नेशनल इंटरेस्ट, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पैट्रियोटिक एलिमेंट्स, और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने करके दिखाया है। ज़मीनें जब इन्होंने किसानों को दी हैं,
लॉन्ग मार्च के दौरान और किसानों की इज़्ज़त बहाल की है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू पैसिफाई 70 और 70 मोर देन 70% ऑफ योर पॉपुलेशन लाइक दैट, तो फिर कौन आपको हरा सकता है? तो फाइनली यही हुआ कि जिस वक़्त चियांग काई शेक ने देखा कि अब उसका कोई ज़ोर नहीं चलता, तो उसने कहा कि अपने बचे-खुचे लोग और सामान लेके ही वेंट टू ताइवान। उस वक़्त इस बहाने से गया था कि मैं वहाँ ज क्योंकि जापानीज़ हैड ऑक्यूपाइड अ, दैट आइलैंड। उस वक़्त उसका नाम फ़ॉर्मोसा था। तो उनको लेकिन फिर वहीं रहा वो और वहाँ जाके उसने वो जो अपनी रिपब्लिक थी वो कायम की और मेनलैंड में 1 अक्टूबर 1949 को चेयरमैन माओ ने, जो अब पार्टी का चेयरमैन बन गया, नंबर 2 इसका बन गया अ, चुन लाई और डेंग ज़ियाओपिंग उस वक़्त यंग था बट ही वाज़ आल्सो वन ऑफ असिस्टेंट्स, मार्शल चेंज़ी, लिन ब्याओ, ये बड़े लोग थे जो उस वक़्त कुछ 6-7 लोग आइडेंटिफ़ाई होते हैं हमें, who later on played a very important part in Chinese history। तो इस तरह से डॉक्टर साहब ये चाइनी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वजूद में आती है। जी सर। तो अब आपका क्वेश्चन है और तो मुझे बताइए क्योंकि मुझे है ना कि वो कहते हैं हमें 7 बजे से पहले खत्म करना है इसको। जी सर, जी सर। इसमें सर ये जो पोलराइज़ेशन चल रही थी माओ में और शियांग की शेक में, जी, इसमें मतलब ये एक टसल नज़र आती है जो नेशनलिस्ट चाइनीज़ हैं और एक जो कम्युनिस्ट चाइनीज़ हैं। यानी वो जो चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी थी उसका लीडर है शेख चियांग काई और शेक हाँ, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसका लीडर है माओ। जी, तो अब ये जैसे आपने बताया कि वो स्टालिनिस्ट जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इन्हें सपोर्ट नहीं किया। हुँ, यानी एक तरफ वो सपोर्ट कर रहे हैं सर चियांग की शेंग को और उधर से ऑटो ब्राउन को भिजवा रहे हैं मौजे तोंग के साथ। तो ये क्या लगता है कि कम्युनिस्ट रशिया जो है वो चाइना के साथ प्ले नहीं कर रहा था सर इस दौर में? काम है असल में स्टालिन जो था ना ही वाज़ अ बैड उसको सिर्फ 2 काम आते थे, सर, परचेज़ कैसे करने हैं लोगों की। वो स्टालिन का कैरेक्टर अगर आप पढ़ें, उसकी पॉलिसीज़ पढ़ें, लोगों को मारना कैसे है या लोगों पे ज़बरदस्ती कैसे करनी है। उसने रियलाइज़ कर लिया था, बल्कि अब डॉक्यूमेंट जो रिलीज़ किए हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट ने और रशियन गवर्नमेंट ने, उसमें ही एडवाइज्ड माओ नॉट टू कन्फ्रंट एनीबॉडी हू इज़ प्रो अमेरिका और इवन अमेरिकन्स, क्योंकि यू विल बी डिफीटेड। वो क्या वो प्रो अमेरिका था या उसको खदशा था कि अगर इसने कुछ किया तो अमरीकी यही समझेंगे कि मॉस्को करा रहा है ये। तो इसलिए उसने कोई हेल्प नहीं की इनकी, बल्कि मैं क्या बताऊँ आपको, 16 दिसंबर 1949 को ये रूस जाता है। रिपब्लिक डिक्लेयर करने के 2 महीने बाद। इसको कोई रिसीव नहीं करता। एक कंट्री हाउस जिसको डाचा कहते हैं रूसी ज़ुबान में, वहाँ इसको 3 हफ्ते ठहराया जाता है इंतज़ार में कि वो स्टालिन साहब अभी फ़ारिग नहीं हुए हैं, जब वो फ़ारिग होंगे तो आपको मिलेंगे और जनवरी में उनको वो मिलता है इसको। ये बड़ा कम आप देखते हैं कि इतने बड़े आदमी को जो भी है उस वक़्त ही वाज़ चेयरमैन ऑफ द पार्टी, नेक्स्ट डोर नेबर है तुम्हारा और उसमें भी जो उसने $300 मिलियन का इसको कर्ज़ा दिया 1% रेट पे, इमदाद नहीं की कोई भी उसने उसकी। सो मच सो कि अगर हथियार भी दिए तो उसके भी कहा कि वी यू विल हैव टू पे फॉर दैट और साथ 2-3 चाइनीज़ इलाके उसने कहा कि इन पे तुम रिकॉग्नाइज़ करो कि दे आर आर इन आवर पोजेशन और मंगोलिया जो है वो हमारा एरिया है ऑफ इन्फ्लुएंस, उसमें तुम कोई ऐसी बात नहीं करोगे। तो वो एक किताब में पढ़ रहा था, उसने कहा था कि ही हैड टू स्वॉलो दीज़ बिटर पिल्स
क्योंकि उस वक़्त माओ के पास और कोई चारा नहीं था। ये चीज़ बाद में फिर 50s में आप देखेंगे कि वो फिर चाइना और रूस के जो हैं वो रिश्ते अलहदा हो जाते हैं। अब आता हूँ मैं आपकी उस बात की तरफ कि स्टालिन ने कॉन्सन्ट्रेट ज़्यादा किया ईस्ट यूरोप पे उस वक़्त। उसने ये सोचा कि अगर माओ की मैं एक्टिव हेल्प करूँगा अगेंस्ट चियांग काई शेक, इट विल एंगर एलाइज़, अमेरिकन्स ख़ास तौर पे नाराज़ हो जाएँगे मुझसे और ऐन मुमकिन है कि ये शुरू कर दें रिटेलिएशन इन यूरोप। उसके नज़दीक ईस्ट यूरोप वाज़ मोर प्रेशियस, मोर इम्पोर्टेंट दैन गेटिंग रिड ऑफ चियांग काई शेक। दूसरी बात उसने ये सोचा था कि ये डोमेन है, लेट द जापानीज़ एंड अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश डिसाइड कि चाइना पे कौन होल्ड करता है। What he did not realize was कि जापान was in no position to negotiate anything. कोरिया पे जब मसला हुआ तो ही was quiet, उसने कुछ नहीं हेल्प की। चीनियों ने भी एक्टिवली दे डिड नॉट क्रॉस इनटू कोरिया, लेकिन उन्होंने बड़ी सटली मैसेज भेजा जनरल मैकार्थर को कि हमारे गोरिल्लाज़ बैठे हैं इन पहाड़ियों पे और उन्होंने फायरिंग करके दिखा भी दिया कि यू कैन नॉट लोकेट अस, तो इसलिए बेहतर है जितना कोरिया तुमने कब्जा कर लिया वहीं रहने दो, आगे ना आओ। तो वो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरह इन्होंने चीनियों ने उस वक़्त अंडर द डायरेक्शंस ऑफ माओ प्ले किया ये रोल इन द वॉर ऑफ कोरिया। दैट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, वो उस पे हम फिर बात करेंगे उस वक़्त। तो चियांग काई शेक का मसला ये हुआ बेचारे का बेचारा उसको क्या कहें कि even Americans realized because there was a very important group in America जो क्रिटिसाइज करता था अमेरिकन पॉलिसीज को, स्पेशली जनरल मैकार्थर की पॉलिसीज को, और वो प्रेशर उनका इतना बड़ा कि ही वाज फायर्ड बाय प्रेसिडेंट ट्रूमैन। ये जो एफडीआर के बाद प्रेसिडेंट ट्रूमैन बनता है ना प्रेसिडेंट, इससे भी बड़ा डिफरेंस पड़ा है अमेरिकन डिप्लोमेसी और फॉरेन अफेयर्स में। वो कोई इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं था, उसकी सिंपल बातें होती थी कि ये क्या कर रहा है वहाँ पे? लोग खुश हैं, कहते नहीं जी अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया है जनरल मैकार्थर, तो इसको डिस्करेज करेंगे, ऐसे ही तंग पंगे ले रहा है और ब ब हमने एक वॉर लड़ ली है, जीत गए हैं, अब मज़ीद वॉर ये हमें धकेलना चाहता है तो इसलिए, तो उसको बुला के उसने फ़ारिग कर दिया। तो ये स्टालिन न्यू ऑल दिस, उसको पता था कि इस वक़्त ना छेड़ा जाए, सो दैट्स व्हाई डिड नॉट हेल्प माओ एट ऑल। तो ये जो एक थ्योरी बनी है ना कि रूसियों ने बड़ी हेल्प की थी माओ की, ये बिल्कुल गलत है। उस वक़्त नहीं की, उससे पहले ठीक है उन्होंने कोई अपने एडवाइज़र भेजे या उन्होंने कॉमिंटांग में कुछ किया होगा। बल्कि मैंने जैसे आपको बताया कि इवन डॉक्टर सुन यात्सेन इनवाइटेड रशियन एडवाइज़र्स कि आके हमारी हेल्प करो, नेबर हैं, तो आके हमारी हेल्प करो। लेकिन माओ डिड नॉट रिसीव व्हाट ही वाज़ होपिंग फ्रॉम द रशियन। सर इसमें मुझे सर माओ बड़ा एक डिफरेंट तरह का लीडर बन के सामने आता है। यानी एक वक्त में वो जो है चियांग काई शेक उसके खिलाफ है, फिर ऑटो ब्राउन उसके खिलाफ है, फिर मतलब रशिया उसके खिलाफ है, फिर यानी ये जो चो एन लाई उसका सीनियर हो जाता है, उससे पार्टी पे मार्जिन पे कर दिया जाता है, और फिर जो ये खत्म होता है सर, ये कंप्लीट होता है, यानी खत्म तो मैं ऐसे नहीं कहता, वो उसके आफ्टर मैच चलते रहे लॉन्ग मार्च के। यानी लॉन्ग मार्च की बाकी पार्टीज जिन्हें पता चला कि जी लॉन्ग मार्च के लोग पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें वेलकम किया, और चो इन लाई ने कहा कि जी अब मैं एज असिस्टेंट टू माओ काम करूंगा। हाँ, यानी बड़ा एक वो, और फिर ये कि जैसे रशियंस उधर दोनों को सपोर्ट कर रहे थे, इसी तरह से अमेरिकन का भी सर उस दौर में नजर आता है कि वो चियांग काई शेक को भी सपोर्ट किए जा रहे हैं, दरमियान में कहीं कहीं माओ को भी उनकी सपोर्ट हासिल है जापानीज के खिलाफ।
जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। जी, जी, जी। ये तो इसमें बिल्कुल सर मुझे ऐसा लगता है कि जी, हुँ। जी, प्लीज़। जी, आप बात मुकम्मल कर लें। जी, आप जी, कह मुझे दें, ऐसा मुझे लग ऐसा रहा था कि इस सारी सदी में चाइनीज़ ने जो एक्सपीरियंस किया, यानी जब लॉर्ड नेपियर ने उन पे हमला किया, तो इन्होंने जापानीज़ जहाज़ों से उनका मुकाबला करने की कोशिश की। जब चाइनीज़ आर्मी ने पहला ही गोला फायर किया, तो वो उसका जहाज़ का डेक टूट गया। जर्मन्स ने उन्हें जो जहाज़ दिए थे, वो घटिया थे। अच्छा, फिर रशिया ने कहा कि जी हम आ रहे हैं मदद के लिए, वो कभी नहीं आए। ब्रिटिश ने कहा कि जी आप फ़िक्र ना करें, हमारे बहरी जहाज़ पहुँच रहे हैं, वो कभी नहीं आए। अमेरिकन्स की सपोर्ट इन्हें कभी नहीं मिली। तो चाइनीज़ ने सिंस देन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा कि जी किसी फॉरेनर पे रिलाई नहीं करना, रिलाई करना है तो अपनी फोर्सेस पे ही। और माओ का हमेशा से यही रहा था। यानी एक सर ये भी है कि माओ लॉन्ग मार्च के इनिशियली खिलाफ था। उसने ऑटो ब्राउन को बहुत कहा कि हमें लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए, और ये लॉन्ग मार्च जो है ये ऑटो ब्राउन का आइडिया था कि इसे चलाया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ओ, और इस पे सर जरा कमेंट कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इनका यही आइडिया था कि हम वी विल बी क्लोज़र टू रशियन टेरिटरी, हुँ, कि उस तरफ जाएँगे। लेकिन अब देखो ना, बाज़ औक़ात वाक़यात में ऐसा होता है कि अगर ये लॉन्ग मार्च ना होता, तो ऐन मुमकिन था कि चियांग काई शेक इनको डेसिमेट बिल्कुल ख़त्म कर देता है कम्युनिस्ट पार्टी को। उसकी पावर थी इतनी उसके पास, और उसके पास पैसा भी था, उसके पास फ़ौज भी थी इतनी। तो ये डिफ़ॉल्ट कह लीजिए आप, टू बिगिन विद जिसको कहते हैं आप, कि उसका आइडिया था। वो उसका आइडिया ये नहीं था जिस शक्ल में बाद में। उसका अगर आप रूट देखें ना, पूरा एक्चुअली एक पूरा हम सेशन कर सकते हैं लॉन्ग मार्च पे। उसका जो सजेस्टेड रूट अगर आप देखें, वो डिफरेंट था। और कुछ चीनी हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये सिंसियर नहीं था टू द चाइनीज़ कॉज़, ऑटो ब्राउन जो था। क्योंकि आप देखें लॉन्ग मार्च की, अगर आप वो देखें डिटेल्स उसकी देखें आप, अगर वो पूरी लॉजिस्टिक्स देखें, तो क्या है? रास्ता पैदल चलना है, खाने-पीने का क्या बंदोबस्त है, दुश्वार गुज़ार है, इतना कपड़ा, इतनी चीज़ें हैं कि बर्फ में और इन सब चीज़ों में, क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं है, 370 दिन, हर किस्म के मौसम, पहाड़ी इलाका, दरियाई इलाका, मार्शेज़, यानी कौन-सी ऐसी मुसीबत है जो रास्ते में पेश नहीं आ सकती आपको। तो अगर आप उस तरफ जाएँगे तो आपको लिक लगेगा कि ये शायद अफ़साना है एक, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता इतना। लोग कहेंगे कि ये लेजेंड है, ऐसे जस्ट एक स्टोरी बनाई गई है। लेकिन ये हुआ है, और उस होने में बिल्कुल आपने सही कहा कि ये दिस शोज़ अनदर पार्ट ऑफ चाइनीज़ कैरेक्टर, कि किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। पार्टी लीडरशिप, मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ऑटो ब्राउन ये बता रहा है रूट, माओ ये बता रहा है रूट, चू एन लाई ये बता रहा है रूट। उस वक़्त चू एन लाई खड़ा होके, ये कॉन्फ्रेंस का ज़िक्र कर रहा हूँ मैं, उसमें ये सारे बोलते हैं। वो कहता है कि ये गलत हम कर रहे हैं। लेट आवर सेंट्रल कमिटी, जिसको बाद में पोलिट ब्यूरो कहते हैं आप, उसको आप इन राइटिंग अपनी दे दें, सजेशंस, लेट देम डिसाइड। इस तरह से वी विल अवॉइड, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक आदमी पे आ जाएगी तो उसको फिर हम कंडेम करेंगे। दूसरा, सब लोग मिलके जो फैसला करेंगे, उसमें हमारी पूरी पार्टी इन्वॉल्व होगी। उसके बाद फिर ये हुआ, अच्छा अब उससे ये नाराज़ कौन होता है? माओ इज़ हैप्पी कि ठीक है, चू एन-लाई बहुत अच्छा किया है तूने ये। ऑटो ब्राउन इज़ अनहैप्पी, क्योंकि वो अपने आप को एक तरह से एक कि मैं तो बड़ा एक्सपीरियंस्ड, और फॉरेनर वही शायद उसको इसका भी ख्याल हो कि मैं तो गोरा हूँ और वहां से आया हूँ लेके ये सारा सिलसिला, तो ये मेरी बात नहीं मान रहा है, मुझे अपना लॉर्ड नहीं मान रहा है।
तो वो आई थिंक दैट वाज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज़ पीपल। तो उसमें ये फिर इकट्ठे रहे हैं, आपस में फ्रेंड्स रहे हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ भी करते रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ ये एक बने हैं ना अफ़साने के माओ ने डिड नॉट लाइक एनी ये प्रोपेगेंडा है कि कोई डिविएट करता था उसके आइडिया से, उसको वो पसंद नहीं करता था, उसको मरवा देता था। नो, वाज़ फॉर डिफरेंट रीज़न्स। उसने जो लोग मारे हैं उस पे हम डिटेल्स में अगले लेक्चर में बात करेंगे। बिल्कुल। 1941 के 49 के बाद जो वो आपका आखिरी सवाल था वो हम नहीं कवर कर सके आज कि हिज़ फ्रेंड्स एंड फोज़। जी, जी। उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि वो जी, कौन-कौन से चैलेंजेस थे माओ को पेश आए, जिसके बिल्कुल सही। दोस्त कौन थे, उसके दुश्मन कौन थे। तो इस पे बिल्कुल फिर हम सही। बात करेंगे इंशाअल्लाह जो हमारा अगला सेशन होगा। सेशन होगा उसमें। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक लंबी मुसाफ़िर सर हमने जो तय की, इसमें आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हमें ये बताया चाइनीज़ हिस्ट्री का और ये सारी ट्रांसफ़ॉर्मेशन और ये अल्टीमेटली फिर 1949 में जो कम्युनिस्ट चाइनीज़ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था, जिसे बेसिकली कहा गया चाइनीज़ पीपल्स वॉर ऑफ लिबरेशन, इसने मॉडर्न पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बुनियाद रखी और अगले सेशन में हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो एवोल्यूशन है और उसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो रोल रहा है और इस वक्त जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चाइना पे सेंटर्ड है, इस पे भी और ये सारा सी पैक। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो वक्त हमें दिया और जिन नज़रियात से हमें आपने मुनव्वर किया, और दूसरा उन दोस्तों का शुक्रिया जो हमारे साथ शामिल रहे। आज हम दोस्तों के सवालात नहीं ले सके, तो अगले सेशन में इस सेशन में जो सवालात आपने पूछे हैं उसे हम अगले सेशन में उठा लेंगे। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया और हमारे प्रोग्राम को अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर करते जाएँ, ताकि ये सिलसिला जो हमने शुरू किया है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और सर बिलख़ुसूस आपका बहुत शुक्रिया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक खुदा हाफ़िज़।